नमस्कार दोस्तों, साहित्य मंथन के मंच से मैं डॉक्टर सुमन श्री आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें कुछ तकनीकी खराबी की वजह से वो अवरुद्ध हो गई थी और उसी से आगे हम क्रम से पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था, एक बार उसका थोड़ा सा देख लें। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का हम पढ़ रहे थे और ये सब जो समय था ये हमने पढ़ लिया था। उससे अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं, कौन कौन सी बोलियां विकसित हुई ये भी पढ़ चुके हैं। 2 शाखाएं थी वैदिक संस्कृत का। देखिए, हमने वैदिक संस्कृत की सभी जो विशेषताएं थी, संहिताएं, मूल स्वर, संयुक्त स्वर कितने थे, कुल व्यंजन कितने थे, प्रारंभ में इस बलात्मक जो स्वराघात और संगीतात्मक स्वराघात को भी हमने समझ लिया था। और हम आ गए थे, लिंग भी हमने देख लिए थे। 3 लिंग हैं, 3 वचन हैं, 8 कारक हैं, 9 समास हैं। 9 नंबर पे कितना है आपका? 9 नंबर पे 4 समास हैं जो वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होते थे। 10वें नंबर पर है आर्यत्र शब्दों का आगमन हो गया था। उसमें ये शब्द हैं, ये हमारी वैदिक संस्कृत में दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं, दूसरे जो भाषा परिवार थे उनसे आए हुए हैं, इसलिए इनको आर्यत्र शब्द कहा गया है और उनका यहाँ पर वैदिक संस्कृत में आगमन हुआ था। आगे देखते हैं, ये हम देख चुके हैं। ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि हम क्या क्या कर चुके थे और कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हमारी जो वीडियो थी वो बीच में रुक गई थी। देखिए, हम यहाँ तक पहुँच गए थे वर्णिक छंदों का प्रयोग, और अब हम जो चर्चा करेंगे वो है लौकिक संस्कृत। देखिए, संस्कृत शब्द का अर्थ आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है। संस्कार, यानी जो संस्कृत भाषा कहेंगे तो संस्कार की गई शिष्ट और परिष्कृत भाषा है, वो ही संस्कृत भाषा कहलाती है। और संस्कृत भाषा का, संस्कृत जो शब्द है उसका जो प्रथम प्रयोग है वो आपको कहाँ मिलता है? वाल्मीकि रामायण में। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न आपका बन जाता है। यहाँ से कहाँ प्रयोग किया जाता है इसका? सबसे पहले संस्कृत शब्द का वाल्मीकि रामायण में। आगे देखते हैं, भोलानाथ तिवारी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भोलानाथ तिवारी ने क्या कहा है? इन्होंने कि लौकिक संस्कृत को वैदिक संस्कृत की उत्तरी बोली से उत्पन्न माना है। ठीक है, यानी जो हमने पीछे पढ़ा था कि वैदिक संस्कृत की 3 बोली विकसित हुई थी, उत्तरी, पूर्वी और मध्य वाली। तो इसमें जो उत्तरी थी उससे हमारी लौकिक संस्कृत उत्पन्न हुई है। ये बात किसने मानी है? भोलानाथ तिवारी ने मानी है ये बात कि लौकिक संस्कृत है वो वैदिक संस्कृत की उत्तरी बोली से उत्पन्न हुई है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ उत्तरी बोली से ही उत्पन्न हुई है ये बात हो गई, लेकिन जो अन्य 2 बोलियां थी उनका भी प्रभाव है वो हमारी लौकिक संस्कृत पर दिखाई पड़ता है। मध्यवर्ती के भी और पूर्वी बोली का प्रभाव भी हमें अपनी लौकिक संस्कृत पर दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लौकिक संस्कृत वैदिक भाषा जो वैदिक संस्कृत है उसकी किस बोली से उत्पन्न हुई है, तो उत्तरी बोली से उत्पन्न हुई है। आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम जो बदलाव हुए हमारे लौकिक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत में क्या क्या बदलाव हुए उनको थोड़ा सा जान ले। सबसे पहले वैदिक संस्कृत में ली, री और री ये प्रयुक्त होते थे, लेकिन यहाँ पर आकर देखिए, यहाँ रखते हैं इसको, लौकिक संस्कृत में अब इन दोनों की तुलना करेंगे कि वहाँ पर क्या था और यहाँ आकर उनका जो रूप है वो क्या हो गया। तो री और री, इनके स्थान पर ली, री और री का प्रयोग होने लगा। कहाँ पर? लौकिक संस्कृत में। और वैदिक संस्कृत में ए, औ, आय, आओ, इनका
इनका जो उच्चारण था, ए का उच्चारण आय और ओ का उच्चारण आउ होता था, लेकिन लौकिक भाषा में यानी लौकिक संस्कृत में आकर आय और औ हो गया। ठीक है, ठीक है। इनका जो वैदिक संस्कृत में ए और औ का उच्चारण था वो आई आउ हो गया, और लौकिक संस्कृत में ऐ है, ये इसको ऐ कर लेंगे, ये मात्रा नहीं है। ठीक है, ऐ और औ के रूप में हुआ। फिर वैदिक संस्कृत में और क्या था, संयुक्त स्वर ए आई ओ औ, ये चार क्या थे वैदिक संस्कृत में, हमने पीछे पढ़ा था कि 4 संयुक्त स्वर थे और 9 मूल स्वर थे, लेकिन लौकिक संस्कृत में ये 4 जो संयुक्त स्वर थे वो ए और ओ वो मूल स्वर मान लिए गए। इनके जो अंतर को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, वैदिक संस्कृत में और क्या था, ल लह य और उ। ठीक है, और लौकिक संस्कृत में क्या हो गया, उनके स्थान पर ड, ये बिंदी नहीं है इसके नीचे, ड और ढ यानी इसके स्थान पर। और ये कैसे, इसका उच्चारण कैसे था, वैदिक संस्कृत में इन चारों के स्थान पर क्रम से इन चारों का प्रयोग होने लगा। ये आप याद रखेंगे, आपसे पूछ लेंगे कि वैदिक संस्कृत में व के स्थान पर क्या प्रयुक्त होता था, तो उ प्रयुक्त होता था। य के स्थान पर इ प्रयुक्त होता था, और ढ़ के स्थान पर ढ और ऋ के स्थान पर ड प्रयुक्त होता था। देखिए, हम देख रहे हैं कि इ और उ ये हमें पढ़ने में भी कठिन लग रहे हैं, और यहाँ इनका जो साधारण या सरल रूप हमारे सामने य और व के रूप में हुआ। आगे देखते हैं, अगली विशेषता देखते हैं। ल और श, ल और स ये दंत मूलीय ध्वनियाँ थी। कहाँ पर, वैदिक संस्कृत में। ये वैदिक संस्कृत में दंत मूलीय ध्वनियाँ थी, और जो लौकिक संस्कृत में आकर दंत हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें यानी वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक स्वराघात के स्थान पर बलात्मक स्वराघात का ही विकास हुआ। उसमें संगीतात्मक और बलात्मक दोनों थे, लेकिन यहाँ सिर्फ लौकिक संस्कृत में बलात्मक स्वराघात ही रह गया। और आगे देखते हैं, छोटे समास यानी वैदिक संस्कृत में ये विशेषता है इसकी कि छोटे समासों का प्रयोग होता था। और कौन कौन से समासों का प्रयोग होता था, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। लेकिन लौकिक संस्कृत में बड़े समासों का भी प्रयोग होने लगा, यानी 4 समास तो यही प्रयुक्त होते थे, तत्पुरुष, क्रमधारय, द्वंद्व और बहुव्रीहि, और 2 समास और जुड़ गए, द्विगु और अवयवी भाव समास। इस प्रकार लौकिक संस्कृत में कुल कितने समासों का प्रयोग होने लगा, 6 समासों का प्रयोग होने लगा, और वैदिक संस्कृत में 4। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, फिर ये बात वही बोल रहे हैं कि लौकिक संस्कृत में आर्यत्र भाषाओं के शब्द बढ़े। इस बात को आप समझ लेंगे, या हमने पहले भी समझाया था। आर्यत्र भाषाएं यानी जो हमारी वैदिक संस्कृत थी उससे पूर्व जो भाषाएं थी वो आर्यत्र भाषाएं, यानी आर्यों से पहले जो भाषाएं थी उनके शब्द लौकिक संस्कृत में और भी बढ़ गए। ठीक है, ये बात। और भोलानाथ तिवारी जी ने इन शब्दों की संख्या है वो 2000 मानी है, यानी कितने शब्द और बढ़ गए, 2000 शब्द। और ये बात मानी है भोलानाथ तिवारी ने। और वो कौन कौन सी भाषाओं के शब्द थे, जो ईरानी, चीनी, तुर्की आदि के शब्द शामिल हो गए लौकिक भाषा में, यानी लौकिक संस्कृत में। ठीक है, ये बात आप यहाँ भोलानाथ तिवारी ने कहा है। संख्या कितनी मानी है, 2000 शब्द बढ़ गए। और कौन कौन सी भाषाओं के थे, ईरानी, चीनी, तुर्की आदि भाषाओं के थे। आगे चलते हैं। अब देखिए,
भोलानाथ तिवारी, ये भोलानाथ लिखा हुआ है, इसका मतलब है पूरा कि भोलानाथ तिवारी जी। भोलानाथ तिवारी ने दक्षिण बोली को भी लौकिक संस्कृत में मान लिया। ये देखिए, दक्षिण बोली को भी लौकिक संस्कृत में मान लिया, क्योंकि वैदिक संस्कृत में केवल 3 ही बोलियां थी, एक उत्तरी बोली, पूर्वी बोली और मध्य बोली। लेकिन भोलानाथ तिवारी ने लौकिक संस्कृत में 4 को शामिल किया, जिसमें दक्षिणी बोली को भी शामिल कर लिया। किसमें? लौकिक संस्कृत में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्रश्नोत्तर आ गए हैं। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से रिवाइज कर लें कि भाग 4 में हमने क्या क्या पढ़ा। भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया हमने। कितने भागों में? एक बार रिवीजन करा देते हैं, फिर प्रश्नोत्तर करेंगे। कितने भागों में किया? 3 भागों में। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं, और इनका समय भी एक बार आप रिवाइज कर लें। 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय, और इनमें 2 वैदिक और लौकिक संस्कृत, जिसमें से 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक तो वैदिक संस्कृत रही, और लौकिक संस्कृत 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक रही। आगे देखते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषाओं का समय है वो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक रहा, जिसमें पाली का समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी, प्राकृत का समय 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी, और अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रहा, और अवहट का समय 9वीं 10वीं शताब्दी ईस्वी रहा। आगे चलते हैं। अगला है आधुनिक आर्य भाषाएं। आधुनिक आर्य भाषाओं का समय है वो 1000 ईस्वी से अब तक का है। ये समय हमने याद कर लिया, और कितनी भाषाओं में विभक्त किया वो सब हमने पढ़ लिया है। आगे देखते हैं। और अपभ्रंश से हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश, ये देखिए, शौरसेनी, केकई, टक, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, और इनमें कौन कौन सी बोलियां थी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, केकई से लहंदा, टक से पंजाबी, प्राचर से सिंधी, महाराष्ट्री से मराठी, और मागधी से बिहारी उड़िया, और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। ये क्रम हमने पढ़ लिया था। आगे देखते हैं। कुछ बिंदु थे जो हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, कि आर्य भाषाओं से, प्राचीन आर्य भाषाओं से ही आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म हुआ, यानी हिंदी का विकास हुआ। और आर्य भाषाएं, वह प्राचीन आर्य भाषा वो बीज थी, जिससे आधुनिक आर्य भाषा हैं वो अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित और फलित हुई, और इसी विशाल वृक्ष को हम हमारी हिंदी कहते हैं। आगे चलते हैं। प्राचीन आर्य भाषाएं 2 प्रकार की थी, वैदिक और लौकिक। ठीक है, अब वैदिक संस्कृत के बारे में हम विस्तार से पढ़ रहे थे। हमने क्या क्या पढ़ा था कि वैदिक संस्कृत में संहिताएं थी, ब्राह्मण थे, आरण्यक, प्राचीन उपनिषद थे, मूल स्वर 9 थे, ये सब, और संयुक्त स्वर 4 थे, ये सब, कुल व्यंजन 30 और विसर्ग थे, क च ट त प 25, और स श स ह और र, ये इसका उच्चारण है वो र और ल ऐसे बोला जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रारंभ में बलाघात स्वराघात के बाद से संगीतात्मक स्वराघात का प्रयोग हुआ था। लिंग 3 थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। 3 वचन थे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये हम सब पढ़ चुके हैं। 8 कारक थे, कर्ता, संबोधन, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, संबंध और अधिकरण। 9वें नंबर पर है समास, और समास 4 ही प्रयुक्त किए जाते थे वैदिक संस्कृत में। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, क्रमधारय समास और द्वंद्व समास। आगे देखते हैं। आर्यत्र शब्दों का आगमन हो गया था, कुछ शब्दों का हमने उदाहरण भी दिए थे। और ब्राह्मण ग्रंथों से ज्ञात होता है कि वैदिक संस्कृत की 3 बोलियां विकसित हुई। इस बात को याद रखेंगे, उत्तरी बोली, मध्यवर्ती बोली और पूर्वी बोली। और इसमें वैदिक संस्कृत में वर्णिक छंदों का ही प्रयोग होता था। छंदों के वैदिक में सिर्फ वर्णिक छंदों का, लेकिन वर्णिक, मात्रिक और आधुनिक काल में तो मुक्तक छंदों का प्रयोग होता है। तो आजकल 3 प्रकार के छंदों का प्रयोग हमें मिलता है। आगे देखते हैं।
लौकिक संस्कृत का भी हमने पढ़ लिया था कि लौकिक संस्कृत का अर्थ होता है, हमें संस्कृत का अर्थ है संस्कार यानी शिष्ट और परिष्कृत भाषा, और इसका प्रथम प्रयोग है, ये बात आप याद रखेंगे कि वाल्मीकि रामायण में संस्कृत शब्द का प्रथम प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। भोलानाथ तिवारी ने लौकिक संस्कृत को वैदिक संस्कृत की उत्तरी बोली से उत्पन्न माना है और यह मध्यवर्ती का भी प्रभाव इस पर रहा था। अब यहाँ भी हम पढ़ चुके थे कि वैदिक संस्कृत में री और री के स्थान पर री और री। अब इनमें से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये री है और ये दीर्घ री है, ठीक है। तो ये सिर्फ री है तो इसके लिए ये मात्रा छोटी हो जाएगी और दीर्घ में मात्रा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। और ए ओ के स्थान इसका जो उच्चारण था वैदिक संस्कृत में, ए का उच्चारण था वो हम आय के रूप में करते थे, आउ के रूप में करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर ये मैंने आपको बता दिया था कि ये मात्रा नहीं है, ये आई है और ये औ, यानी ए और ओ को हम आजकल क्या बोलते हैं, आई और औ। आगे देखते हैं। ये सब हम कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं ताकि हम जब प्रश्नोत्तर करेंगे तो आप फटाफट उनके आंसर दे दें। संयुक्त स्वर ये पढ़ लिए हमने। यहाँ पर ये जो 4 थे ये संयुक्त स्वर थे, लेकिन लौकिक संस्कृत में ये दोनों मूल स्वर मान लिए गए थे और इनमें क्रम से इनके स्थान पर ये चारों प्रयुक्त होने लगे। यहाँ पर बिंदियाँ नहीं हैं इनके नीचे, ठीक है। ल और स दंत मूलीय ध्वनियाँ थी, ये भी याद रखेंगे, और लौकिक संस्कृत में ये दंत हो गई। संगीतात्मक स्वराघात के स्थान पर बलात्मक स्वराघात का विकास हुआ लौकिक संस्कृत में। आगे देखते हैं। छोटे समास, यानी वैदिक संस्कृत में छोटे समास थे और 4 ही समासों का प्रयोग वैदिक संस्कृत में होता था, और यहाँ पर 4 तो ये और दीर्घ समासों का प्रयोग यहाँ पर होने लगा। द्वंद्व और अव्ययी भाव समासों का प्रयोग और द्विगु भी प्रयुक्त होकर यहाँ पर 4 थे वैदिक संस्कृत में और यहाँ आकर 6 समासों का प्रयोग होने लगा। आगे देखते हैं। लौकिक संस्कृत में ये सब हम पढ़ चुके हैं। 2000 इनकी संख्या मानी है किसने, भोलानाथ तिवारी ने मानी है, और ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसको आप एक बार फिर से देख लें। चलिए अब प्रश्नोत्तर पर आते हैं। और अब की बार जो प्रश्नोत्तर हैं उनमें हमने उत्तर बिल्कुल भी आपको नहीं दिए हैं, ताकि आप अच्छे से जब दोबारा इस वीडियो को देखें तो आपका रिवीजन हो सके और आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, ताकि आपने पीछे ध्यान से सुना है तो आप इनको बिना ऑप्शन के ही उत्तर दे देंगे। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने इस प्रकार आपको क्वेश्चन दिए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले, भारतीय आर्य भाषाओं को कितने वर्गों में, देखिए मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आपको लिख दिया है ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम इस वीडियो को देखें और आपको रिवीजन करना है तो आपको उत्तर हैं वो दिखाई नहीं देंगे, जिससे आपका रिवीजन है आपको याद रहेगा। तो बताइए, भारतीय आर्य भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा था हमने? आपको पता होना चाहिए कि 3 वर्गों में बांटा था, और उन तीनों के नाम भी पता होना चाहिए। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक आर्य भाषाएं, इन 3 वर्गों में हमने बांटा था। ये इसका आंसर है। चलिए आगे प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्राचीन आर्य भाषाओं में, अब ये बताइए प्राचीन आर्य भाषाओं में कौन कौन सी पार्ट किए थे इसके? तो 2 पार्ट किए थे हमने, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन नहीं है, यानी आपको 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन तो आपको मध्यकालीन जो भाषाएं हैं उनका देंगे, और एक है वो आपको या तो प्राचीन दे देंगे या फिर आधुनिक काल की कोई भाषा दे देंगे, और उनमें से पूछ लेंगे कि मध्यकालीन आर्य भाषा कौन सी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि मध्यकालीन आर्य भाषाएं कौन कौन सी हैं। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट, ये सब मध्यकालीन भाषाएं हैं। इनके अलावा कोई भी ऑप्शन आपको मिलता है तो वह मध्यकालीन नहीं है। आगे देखते हैं। प्राचीन भाषा का समय क्या है? जब हमने विस्तार से चर्चा की थी तब हमने 3 वर्गों में बांटा था कि प्राचीन भाषाएं, मध्यकालीन भाषाएं और आधुनिक भाषाएं। उसमें हमने ईसवी पूर्व और ईसवी का भी आपको अच्छे से अंतर समझाया था कि किस प्रकार ईसवी पूर्व में क्रम है वो घटते हुए चलता है,
और ईस्वी में क्रम है वो बढ़ते हुए चलता है। तो बताइए प्राचीन भाषा का समय क्या है? ये सबसे पहला वर्गीकरण है और इसमें पता ही है कि आपको 1500 ईस्वी पूर्व से, यानी 1500 ईस्वी पूर्व से कितने ईस्वी, 500 ईस्वी पूर्व तक, 500 ईस्वी पूर्व तक कौन सी थी हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं थी। आगे देखते हैं। पाली किस वर्ग की भाषा है? पाली किस वर्ग की भाषा है? ये हमें पता है कि प्राचीन आर्य भाषाओं में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत ही थी, और ये सब पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, ये चारों हैं ये मध्यकालीन हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मध्यकालीन आर्य भाषा है। अगला देखते हैं। वैदिक संस्कृत का, वैदिक संस्कृत का समय क्या था? अब हमने जब प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में अभी पीछे जो क्वेश्चन किए थे उनमें पढ़ा था कि इसका समय था 1500 ईस्वी पूर्व से, 1500 ईस्वी पूर्व से कितना था, 500 ईस्वी पूर्व तक था। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि वैदिक संस्कृत का समय क्या था। इसमें दो भाग किए थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। यहाँ पर इन्होंने प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय नहीं पूछा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर वैदिक संस्कृत का समय पूछा है। अगर प्राचीन आर्य भाषाओं का समय पूछे तो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व का समय होगा, लेकिन यहाँ पर वैदिक संस्कृत का समय पूछा है तो ये 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर कितना हो जाएगा, 1500 ईस्वी पूर्व से शुरू होकर 1000 ईस्वी पूर्व तक हो जाएगा। ठीक है, और 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक लौकिक संस्कृत का समय हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वैदिक संस्कृत में, ये देखिए आपका प्रश्न आ गया है कि वैदिक संस्कृत में मूल स्वर कितने हैं? जब हमने वैदिक संस्कृत के बारे में पढ़ा था तो कितना पढ़ा था, 9 मूल स्वर हैं। ठीक है, और 4 संयुक्त स्वर हैं वैदिक में। आगे देखते हैं। वैदिक संस्कृत, क्वेश्चन नंबर 8, वैदिक संस्कृत में संयुक्त स्वर कितने हैं? देखिए ये सब आ ही गया है, तो संयुक्त स्वर कितने हैं और उनका कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन कौन से हैं बताइए। ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये 4 हैं, ये संयुक्त स्वर हैं वैदिक संस्कृत में। लेकिन यही लौकिक संस्कृत में आकर ए और ओ इनको मूल स्वर मान लिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। वैदिक संस्कृत की विशेषता नहीं है। इनमें से जितने भी हमने विशेषताएं पढ़ी हैं, जितने भी विशेषताएं पढ़ी हैं उनमें से कुछ विशेषताएं दे देंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो ये प्रश्न डालने का यही तात्पर्य था कि आप सारी वैदिक संस्कृत की जितनी भी विशेषताएं हैं, लौकिक संस्कृत की जितनी भी विशेषताएं हैं जो हमने विस्तार से पढ़ी हैं, उनको अच्छे से एक बार स्मरण करेंगे, अच्छे से अपने जहन में बिठा लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्थ में संस्कृत का प्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? देखिए ये बन गया क्वेश्चन। ठीक है, तो कहाँ मिलता है, वाल्मीकि रामायण में, ये आपको याद हो गया होगा। अब लौकिक संस्कृत का समय क्या है? ठीक है, वैदिक संस्कृत, पहले तो प्राचीन आर्य भाषाएं जिनका समय है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, और इसमें
वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत है। और वैदिक संस्कृत का कितना है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। और लौकिक संस्कृत का कितना हो जाएगा, नहीं वैदिक संस्कृत का कितना है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और लौकिक संस्कृत का हो जाएगा 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व तक लौकिक संस्कृत का समय हो जाएगा। आप इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं जो हमने पीछे वर्गीकरण किया हुआ है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया हमारा लौकिक संस्कृत का समय कितना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लौकिक संस्कृत की विशेषता नहीं है। देखिए जिस प्रकार हमने पीछे पढ़ा था कि वैदिक संस्कृत की विशेषता नहीं है, ये ऐसे ही इसमें भी आपको कुछ लौकिक संस्कृत की विशेषताएं दे दी जाएंगी और उनमें से एक विशेषता ऐसी दे देंगे जो लौकिक संस्कृत की नहीं है। तो आपको लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत दोनों की विशेषताओं का पता होना चाहिए और कौन कौन से वर्ण वैदिक संस्कृत से जब लौकिक संस्कृत में सरल रूप में आते हैं तो उनका परिवर्तित रूप क्या हो जाता है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हमारे प्रश्नोत्तर भी यहाँ पर समाप्त होते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नोत्तर लिखने का यही तात्पर्य था कि जब भी आप इनको रिवाइज करेंगे तो आपको उत्तर स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई नहीं देंगे, और जब आपने वीडियो को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से सुना है, तभी आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी इस भाग 4 को विराम देते हैं। और अगले जो हमारा अभी भाषाओं का वर्गीकरण चल रहा था उसमें प्राचीन आर्य भाषाओं के वैदिक और लौकिक रूप को ही हमने भाग 4 में देखा है। इससे आगे हम अपने भाग 5 में मध्यकालीन आर्य भाषाओं के जो भी रूप हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इन सब के बारे में, और आधुनिक भाषाओं के जो रूप हैं, खड़ी बोली हिंदी इत्यादि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।